गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि यूपीएसआई सीरीज आपकी चालू हो चुकी थी, उसी कड़ी में हम आज और 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूरी मैथ को कवर करने की कोशिश किया गया। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपकी रीजनिंग की क्लास भी यूपीएसआई सीरीज चालू हो चुकी है और आज हिंदी का भी चालू होने वाला है। तो आप चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और अभ्युदय से जुड़ने की कोशिश करिए। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन निःशुल्क सारा कुछ चल रहा है, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने के लिए। हम सारे मोस्टली कंटेंट बहुत अच्छा पॉजिटिव कंटेंट लेके आपके साथ दिखा रहे हैं। अभी जैसे कि अब मैथ का चल रही है, जैसे कल हमने सीरीज चालू कर दी है आपकी यूपीएसआई में, सीरीज चालू कर दी रीजनिंग की, हिंदी की भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आगे और भी सारे विषय की भी चालू कर दिया जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या चैनल के साथ जुड़ना है, पॉजिटिव रहना है और शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि कैसा आपका चल रहा है, कैसी क्लास लग रही है आपको सारा कुछ बताना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन का भी आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका? कह रहा एक 5 अंकों की संख्या है। क्या संख्या लिखी गई है? 2 4 7 x 8 है। 5 अंकों 44 से क्या है विभाजित होती है। क्या कहते हैं? 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? अब भैया ये बताइए, 44 से विभाज्य बोला भैया, 44 से अगर आपको विभाज्य, 44 के गुणनखंड क्या होते हैं? 11 होता है और 4 होता है। तो मतलब ये संख्या जो लिखी गई है आपकी, ये 11 से विभाग जाना चाहिए और 4 से विभाग जाना चाहिए। अब 4 का कंसेप्ट क्या कहता है? अगर 4 से कोई संख्या विभाज्य है तो इसके आखिरी 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। अगर 4 से संख्या विभाज्य तो आखिरी 2 अंक। अब ऑप्शन के, अगर मैं ऑप्शन की हेल्प लेता हूं, अगर मैं 1 लेता हूं तो 18, 4 का भाग 18 में नहीं जाता तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया। अगर मैं 2 लेता हूं तो 28 बन जाएगा, 4 का पारा 28 में जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं सी ऑप्शन बात करता हूँ 38, अगर 3 लेता हूँ 38, 4 का भाग 38 में नहीं जाता तो सी नहीं हो सकता। अगर 4 लेता हूँ तो 48, 4 का भाग 48 में चला जाता, 12 चौक 48। तो आंसर ये तो बी होगा या तो डी होगा। अब इन दोनों में कोई एक आंसर होना है। अब बताइए 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है जो भी संख्याएं हों सभी सम टर्म और विषम टर्म को ऐड कर लेना है, उन दोनों को घटा देना है और जो भी शेषफल मिलता है जिसे भाग देना, या तो 0 का आपका कहती है तो 0 आएगा या तो 11 का गुणक होगा। जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, देखिएगा, जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, तो पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन कहलाती है, तीसरी पोजीशन कहलाती है, चौथी और ये 5वीं पोजीशन। तो विषम संख्याएं कहाँ कहाँ दिख रही है मुझे? पहले में, तीसरे में और 5वें में। तो 2 + 7 + 8 ये विषम का हो गया। माइनस सम का बात कर रहा हूं तो सम में मुझे क्या दिख रहा है? चौथी है ये, तो कितना हो जाएगा? 4 + x। ये आया कैपिटल X लिखा है तो कैपिटल X लिख देता हूं मैं। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा बराबर। अब समझिए, बराबर ये 0 या 11 से आपका गुणक होना चाहिए। बराबर में क्या कर लिया? 11 कर लिया। तो ये 8 7 15 15 और 2 कितना हो गया? 17 - 4 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 11। 17 में 4 चले जाएंगे, 13 बचेगा, 13 - 11 बराबर 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 - 11। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी हो तो बेसिक आपको नियम याद। सॉरी, बाकी थोड़ा सा मिस्टेक से टच हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा स्क्रीन से गायब हो गया था क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए बेसिक नियम पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या विभाजित है तो 1 से लेके 10 11 नंबर तक के आपके नियम काम करते हैं, उस नियम को आपको पालन करना होता है। जैसे कोई चीज अगर 4 से था तो आपको आखिरी 2 अंक देखना, 4 से विभाज्य होना चाहिए पहली चीज। अगर 11 से तो 11 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या देखो ये ले लिया हमने, सम संख्या ले लिया, दोनों का अंतर जो होगा या तो 0 होगा या तो 11 से विभाज्य। तो 11 का गुणक होगा, हमने 11 बराबर कर दिया, सॉल्व कर दिया, वहां से x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है। कोई बेटा एक संख्या है n है, इसको किससे विभाजित किया जाता है? 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है।
यदि 26n को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बेटा जब भाग दिया जाता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये जो नीचे बचता है वो क्या बचता है, शेषफल बचता है। ठीक, ये नियम कहता है, आपको जो बता रहा है, आपको डिवीजन एल्गोरिथम की बात चल रही है। तो बेटा जब अगर मैं भाजक को, कोई भी भाजक का काम कौन कर रहा है बेटा, 13 से विभाजित कर रहा है, तो मैं भाज्य को, आपके भाज्य है तो मैं भाज्य को क्या मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, px मान लेता हूँ, और ये भाज्य को मैंने क्या मान लिया, इसको हमने क्या दिया, ये भाज्य है। भाजक आपको पहले से पता है, भाजक कितना दिया गया है आपका, भाजक बेटा आपका 13 दिया गया है, और भागफल को मैं q से डिवाइड कर लेता हूँ, भागफल को बेटा किससे मान लेते हैं, q के द्वारा, और शेषफल हमेशा क्या कहलाता है, शेषफल हमेशा हमारा r कहलाता है, रिमाइंडर बोलते हैं। अब बताइए कोई संख्या क्या लिखा, n दिया गया था, वो कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाए, अगर कोई संख्या n को 13 से अगर विभाजित कर रहा हूं तो कितना हो जाए, कितनी बार भाग गया, मैंने मान लिया q बार भाग गया, तो 13, शेषफल कितना बचता है, 11 बचता है। बेटा ये संख्या आ गई। फिर कहते हैं यदि 26n को, क्या कह रहा है, 26n है, कितना है 26, तो 26n का मान रख दिया मैंने 13q प्लस 1। अब वो कह रहा है कि उसी भाजक द्वारा, उसी भाजक कितना था आपका, 13 से भाग देना है 26, 13q प्लस 1 अपॉन 13, ये भाग दे दिया तो 2 टाइम्स 13q प्लस 1 आएगा, 1 नहीं सॉरी यहाँ 11 चल रहा था, 11 हो गया। ठीक, अब 2 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26q प्लस 11 दूनी 22। कह रहा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा बताओ ये मुझे यहाँ पर ये 26 क्यों लिखा हुआ है, अगर इसमें 13 से मैं भाग दे दूंगा तो यहाँ अगर 13 का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा, तो यहाँ बेटा शेषफल क्या बचेगा, यहाँ से बेटा शेषफल क्या निकल के आएगा, मेरे पास 0 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास शेषफल बेटा कितना निकल के आएगा, शेषफल 0 निकल कर आएगा। तो शेषफल कितना हो गया, तो पूछ रहा था कि आपसे विभाग तो शेषफल क्या निकल के आएगा, तो आंसर बेटा कितना हो गया, 0 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक क्वेश्चन लिखा गया है और कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपके सामने क्या आएगा, उसकी बात चल रही है। अगर उसके स्थान पर बात कर रहा है तो देखिएगा उसके स्थान पर क्या आएगा। क्या लिखा क्वेश्चन, 31 मल्टीप्लाई 11, 77 मल्टीप्लाई 11, 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड 11 का स्क्वायर माइनस 841 28। ठीक, अब बताइए इस पूरी चीज मुझे दिख रहा है 11 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो 31 प्लस 77 प्लस 12 डिवाइड 11 का स्क्वायर बेटा 121 होता है। ये आपका किसका स्क्वायर लिखा है, 9 का स्क्वायर 81 होगा ना, 30 के स्क्वायर 900 होता है, तो ये किसका लिखा है, 29 का स्क्वायर लिखा 29 हो जाएगा डिवाइड क्या लिखा है 28 लिखा है, डिवाइड नहीं प्लस है, प्लस कितना हो जाएगा 28। ठीक, अब आपसे पूछ रखा था प्रश्नवाचक चिन्ह में मान क्या आएगा, 11 इसकी बात कर रहा हूं तो जोड़ लेता हूं, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 7 1 8 3 11 120 हो जाएगा 12। अब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड, अब इसकी बात चल रही थी, अगर 121 मैं 29 को हटा देता हूं तो यहाँ कितना बचेगा माइनस है, डिवाइड कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब आपको पता है ना, तो 11 गुणे 120 डिवाइड को क्या लिख सकता हूँ 1/120, 120 से और 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया आपका ए नंबर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सॉल्व करना था, सिंपल सॉल्व करने पे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं आगे।
अब छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर का सवाल मिश्रित आवर्ती दशमलव की बात कर रहा है। तो क्या लिखा है, 0.3586 और 86 और डेट 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 को कह रहा है अंश के रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में बेटा व्यक्त करना है आपको, अंश के रूप में बेटा व्यक्त करना है। अब अंश के रूप में अगर बेटा व्यक्त करना है तो ये बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.35 और यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है। बेटा जब संख्या कोई बार बार रिपीट होती रहती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, बार के रूप में लिखा जाता है। जब कोई संख्या बार बार रिपीट आपकी कर रही होती है तो बार के रूप में, तो क्या लिखेंगे 86 बार। अब ध्यान रखना, इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है आप लोगों को, ट्रिक कैसे काम करती है पहले उसको देखना। पहले मैंने कहा कि कितने अंक लिखे उतने लिख लीजिए, लिख लीजिए माइनस, ये देखना है कि बार किस पर नहीं लगा, बार किस में नहीं लगा, 35 पर, तो मैंने यहाँ कितना कर दिया बेटा 35 कर दिया। ध्यान रखना पहले हमने क्या कहा, जितनी संख्याएं लिखी वो संख्याओं को लिख लीजिए, जिसमें बार लगा वो बार वाला, जिसमें बार नहीं लगा वो संख्याएं लिख लीजिए। कितने हैं 1 2 3 4, तो एक 4 जीरो लिख लीजिए माइनस, और यहाँ पर कितने अंक में बार लगा था, यहाँ पर 2 अंक में बार लगा, तो 100 को घटा देंगे। ध्यान रखना इस चीज को, समझना। पहले जो संख्या लिखी वो लिख लिया गया, जिस पर बार नहीं लगा वो लिख लिया। टोटल कितनी संख्याएं थी 4 डिजिट पे, तो 4 डिजिट लगा दिया गया। बार कितने अंक पे लगा है, 2 डिजिट पर लगा, वो हटा दिए। अब बताइए कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा, 6 में 5 गए 1, 8 में 3 गए 5, 3551 अपॉन, ये अगर घटा दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 2 जीरो तो ये हो जाएंगे और 10 में 1 गए 9 हो जाएगा 99। तो 3551 बटे कितना है 99 सब कहाँ लिखा, डी ऑप्शन पर लिखा। तो इसको अगर सिंपल पहले अगर इसको बेसिक मेथड से लगाते तो पहले हम क्या करते, इनको हटाने के लिए 100 का पहले गुणा करवा देते, पहले 100 का गुणा करवाते तब ये 35.86 बन जाता, फिर इसको और करवाते डेसिमल हटाने के लिए, तो उससे भी आपका आंसर मिल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट अपना लिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 25। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ बेटा कितना दिया गया है 25 दिया गया है। अगर दो संख्याओं का बेटा एचसीएफ आपको कितना दिया गया है 25 दिया गया है, तो कह रहा है उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो गुणक, लघुत्तम समापवर्तक अन्य दो गुणक 14 और 17। लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो गुणक कितना है 14 और 17। अब ये बताओ पहले एलसीएम के दो गुणक आपके क्या दे रखा है 14 और 17। अगर बेटा ये बताओ पहले अगर कुछ संख्याएं हैं, अगर एचसीएफ कितना दिया गया है आपको 25 दिया गया है, तो 25 उसके मल्टीपल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके 25 क्या होंगे मल्टीपल में होगा। अगर 25 मल्टीपल में तभी तो आपको एचसीएफ मिला होगा उन संख्याओं पर, नहीं एचसीएफ नहीं। तो हम लिख लेते हैं एलसीएम के अन्य तीन गुणक कौन कौन हो जाएंगे 14 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 25। समझना क्या हो जाएगा 14 17, थोड़ा सा हम ठीक करके लिख लेते हैं 14 17 और 25। ठीक, अब इसको अगर हम इसको संख्याओं के रूप में क्या रिजल्ट होता है एचसीएफ गुणे मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखिए गौर से, तो क्या मैं 14 गुणे 25 दूसरी संख्या क्या लिख सकता हूं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं दूसरा क्या बना सकता हूं 17 गुणे 25, ये दो संख्याएं लिखी। अगर हम बात इसकी कर रहे हैं
हमने क्या कहा, अगर ये है तो 25 उसके पास होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए, तो मैंने 25 किसके साथ गुणा करा दिया और 25 इसके साथ गुणा करा। उसने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है। स्वाभाविक बात भैया से है बेटा, स्वाभाविक बात सी है कि यहाँ 17 का गुणा में निकालना है, यहाँ 14 का गुणा करना है। अगर यहाँ 14 गुणा में करना है, यहाँ 17, सीधी बात है कि संख्या कौन सी बड़ी मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, और इन दोनों का गुणा क्या आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो 25 छक्का 150, 25 से कितना होता है 175 होता है, 17 आ जाएगा, 25 से कम 25, और 25 10 35, 35 5 40, 40 2 42, 425। तो बेटा कितना आंसर मिल जाएगा आपको, 425 आएगा। तो अगर इससे छोटी संख्या पूछता तो मैं इन दोनों का गुणा करा देता। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूं, छठा नंबर के क्वेश्चन पर कह रहा है 1144 को दो पुरुषों, कह रहा है 1144 को दो पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो। कितने के अनुपात में हो, 3 अनुपात। तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है, ये आपको बताना है, एक पुरुष को भैया कितना धन प्राप्त होगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है इसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने मान लिया कि जो लड़का का, यहाँ पे ध्यान देना, पुरुष तो हमने क्या लिखा, मैन, वोमेन और चाइल्ड। ठीक, तो कितना अनुपात दिया गया था, 3:2:1। तो मैं ये कितना बना लेता हूं, इसको 3x कर लिया, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये कितने लोग हैं, पुरुष को 3x, कितने, दो पुरुष हैं, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहां पे मैं स्मॉल ले लेता हूं, 3x 2x और 1x प्लस, फिर उसने क्या कहा 6 महिलाएं हैं, तो 6 गुणे कितना हो गया 2x। ठीक, और 8 लड़के हैं, तो 8 गुणे x बराबर कितने पैसा था उसके पास, 1144 रुपए था। कितना बन जाएगा, ये 6x बन जाएगा, 12x बन जाएगा, ये 8x बन जाएगा, और 1144। तो 8 2 10 है, 8 12 20 है, 26x। तो आपको जो मिल जाएगा यहाँ 26x बराबर कितना हो जाएगा 1144। तो x बराबर 1144 बटे 26। तो हम सबसे पहले 13 के टेबल से कर रहे हैं, 13 104, 8 बार 13 104, 10 आ जाएगा, 13 104 आ जाएगा 88 बटे 2। पहले हम 13 के टेबल दोनों को डिवाइड कर दिया। x बराबर कितना कर लेता हूं मैं, 2 से डिवाइड कर लो, 2 चौको 8, x का मान बेटा कितना आ गया 44 आ गया। अब आपसे क्या पूछा था उसने, आपसे जो सवाल कह रहा था कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। पुरुष भैया कितने थे, 3x था आपका। तो पुरुष को धन प्राप्त होने के लिए 3x, अगर हम 3x की बात कर रहे हैं, 3 गुणे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 13, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 132। तो उसको कितने रुपए प्राप्त होंगे, 132 रुपए उसको प्राप्त होंगे। कोई दिक्कत, आपका आंसर कितना आ गया 132। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक 7 नंबर क्वेश्चन की बात पढ़ रहे हैं। एक कक्षा में 70, एक क्लास में क्या कह रहा है 70% छात्रा हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। कितने परसेंट बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 70% जो छात्र हैं वो क्या पढ़ रहे हैं आपके, हिंदी पढ़ते हैं। 40% छात्र हैं जो लड़के हैं, 70% छात्र हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, समझिएगा। 40% छात्र जो है वो क्या हैं, लड़के हैं। ध्यान रखें, लड़के कितने हैं 40%। 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। भैया 70 एक क्लास है जिस पर 70% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। ठीक, उसने कहा कि 20% जो लड़कियां हैं वो हिंदी नहीं पढ़ती, और उस क्लास में 40% बच्चे जो है वो लड़के हैं।
तो कह रहा है कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं। तो कह रहा है ये बताए कितने प्रतिशत लड़के जो है हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैंने मान लेता हूँ कोई भी चीज होती है बेटा 100% होती है। एक क्लास है, क्लास में कितने बच्चे को मान लेते हैं 100% की बात करते हैं। माना छात्रों की हम संख्या क्या मान लेते हैं 100% का मतलब हो गया 100 की बात। अब ये बताइए अगर 100% है छात्रों की संख्या ही है आपकी कितनी 100, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। लड़के कितने थे, उसने क्या कहा 40% छात्र लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितनी है 40% मतलब 40 छात्र हैं। ठीक, लड़कियां कितनी हो गई फिर, लड़कियों की संख्या, अगर लड़कियों की संख्या की बात चल रही तो कितने हो गए 60%। 60% मतलब हम 60 से बात कर रहे हैं, 100% का मतलब हम 100 बच्चों की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना हमने क्लास में कितने बच्चे मान के चले हैं 100% मतलब 100 बच्चों की बात मान, हमने माना कि 100 बच्चे अगर क्लास में हैं तो 40 अगर लड़के हैं तो भाई लड़कियां कितनी होंगी 60 लड़कियां। उसने कहा 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। 60% लड़कियों में 20% लड़कियां 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। अगर भाई हिंदी नहीं पढ़ती हैं, अगर 40% लड़कियां जो है हिंदी नहीं पढ़ रही हैं तो भैया ये बताओ पहले 60 का बताओ कितने परसेंट लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ते हैं 20%। तो पढ़ कितनी परसेंट रही हैं, अगर वो कह रहा 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ रही हैं तो पढ़ कितने परसेंट लड़कियां रही हैं 20% लड़कियां क्या कर रही हैं हिंदी पढ़ रही हैं। अगर ये कह रहा 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं तो मतलब क्या होगा 100 में 20 चल जाए 80% लड़कियां हिंदी पढ़ रही हैं। तो बेटा इसका 80% निकालने की बात चल रही थी 80%। अगर इसकी 80% की बात चल रही है तो बताइए कितना हो जाएगा 60 80 बटे 100। तो बेटा 48 जो लड़कियां जो हैं बेटा जो 48 लड़कियां हैं तो वो हिंदी पढ़ रही हैं, मतलब 60 लड़कियों में से कितनी लड़कियां हिंदी पढ़ रही हैं बेटा 48 लड़कियां हिंदी पढ़ रही हैं। ठीक है, तो 48 लड़कियां हिंदी पढ़ रही हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ। अब कितने लोग हैं लड़कियों की पढ़ने की संख्या कितनी होगी 48। अगर 48 है उसको मैं क्या मान लेता हूँ 48% मान लेता हूँ। अब बताओ कितने परसेंट बच्चा पढ़ रहे थे हिंदी 70% बच्चा हिंदी पढ़ रहे थे। तो भैया 70 माइनस 48 कितना आ गया 10 में 8 गया बेटा 2 आ जाएगा 22% आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो आप कितने परसेंट बेटा हिंदी पढ़ रहे हैं 22% लड़के हैं जो हिंदी पढ़ रहे थे। उसका अनुपात कितना ये लिखा हुआ है तो बताओ। तो 22 बटे किसकी पूछा था लड़कों का पूछा गया था। तो 22 बटे 40 गुणे 100। एक जीरो से 10 की अगर टेबल से बात कर लेता हूँ तो अगर हम 40 की बात करें एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से हमने ये 2 आएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस 2 से 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा तो 11 बार जाएगा। 11 पचे तो कितना हो जाएगा 55। कितनी बार जाएगा 11 तो 11 गुणे 5 बेटा कितना हो जाएगा 55% होगा। जो कि लड़के कितने % लड़के हिंदी पढ़ते हैं तो बेटा 55% बच्चे हैं जो आपको हिंदी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लड़कों की संख्या देखी, लड़कियों की संख्या निकाला। 20% लड़कियां हिंदी पढ़ रही थी तो 80% लड़कियां 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ रही थी। तो 20% निकाले तो 80% लड़कियां क्या कर रही थी हिंदी पढ़ रही थी। मैंने इसका देख लिया तो वहां से मुझे पता चला कि 48% लड़कियां जो थी वो हिंदी पढ़ रही थी। 48% लड़कियां हिंदी पढ़ रही थी तो यहाँ कितना घटा है तो 22% लड़के थे हिंदी पढ़ रहे थे। तो इसका निकाल दिया 22 बटे 40 गुणे 100। वहां से निकल के आ गया कि 55% बच्चे थे जो हिंदी पढ़ रहे थे। कहीं है 55% डी ऑप्शन पर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहाँ अगर अगले क्वेश्चन को चलना तो बताना है आपको किसी संख्या का
40%, कोई संख्या बेटा आपका कोई भी संख्या है उसका 40%, दूसरी संख्या के, तो पहले मैंने मान लिया पहली संख्या x, दूसरी संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो मैंने माना किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, क्या जो कोई संख्या है पहली संख्या उसका, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, अब सुनना पहले। पहली संख्या का 40%, दूसरी संख्या के 30%, तो हमने y का कितना कर लिया 30%, कितना अधिक है 330। ठीक है, क्वेश्चन पहले मैंने डाला। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं। अब यहां क्या कह रहा है, यहां तक। अब अगली कंडीशन कह रहा यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से 90 कम हो, ये उसने बोला। यदि दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या क्या है y, अंतर कितना रखा गया दोनों में भैया, x और y में कितने का अंतर है 330 का, तो कह रहा अंतर का 3 गुना, 330 से 90 कम है, 90 लेस कर लिया मैंने, 90 कम है, कितना हो जाएगा 3 तो 990 माइनस 90, तो y का मान बेटा कितना आ गया 900 आ गया, y का मान बेटा कितना आ गया 900 आ गया। ठीक, उसने क्या पूछा, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले भैया संख्याएं तो निकाल ले x और y, तो y का मान बेटा ये 900 आ गया। इसको उठा के समीकरण 1 से देख लेता हूं। समीकरण 1 में क्या लिखा, तो x गुणे 40%, तो 40 बटे बेटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। y का मान कितना है 900 है, 900 का 30% बटे 100 हो जाएगा प्लस 330, आपका ये है। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2x/5 है, और ये कितना हो जाएगा 270 प्लस 330, 2x/5 और 270 3 कितना होगा 600 हो जाएगा, 600 में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/5 बराबर 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो भैया दोनों संख्याएं क्या आ गई, एक संख्या x जो आई वो 1500 आ गया, वो y कितना आ गया, और y आपका 900 आया। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रखा था, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा था, अब देखिएगा क्या पूछ रहा था, उसकी बात चल रही। उसने क्या पूछा 4/5 भाग पहली संख्या का 4/5 भाग कितना आ जाएगा, तो 4/5 पहली संख्या बेटा 1500 है, 5 3 1500, 300 हो गए, 4 3 1200 आ गए। तो बेटा पहली 4/5 भाग कितना आ गया 1200। अब वो कह रहा है 1200 हिस्से का मान दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो भैया ये 1200 आपका अगर निकल के आया है 1200, आपकी दूसरी संख्या कितनी थी 900, गोड़े बेटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए दोनों जीरो। अब भाग दे देता हूँ, 9 का भाग दे रहा हूँ 1200 में, तो 9 1 कम 9, 9 3 बार 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, नदियाँ 27 हो जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, नदियाँ 27 30, 133.33%। तो आपका बेटा आंसर कितना आ जाएगा 133.33%। कहाँ पर लिखा हुआ है, 8 का बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 133.33% आपका लिखा हुआ। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर, कह रहा है एक दुकानदार है जो बेईमान है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक बेईमान विक्रेता जो है लागत मूल्य पर
लागत अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु बाजार 1 केजी वजन या उपयोग करके वह एक 2.900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, तो असल उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। वो ये कह रहा है, वो ये एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, वो सबको ये बता रहा है कि देखो बेटा आप हमें एक कुछ भी लेने गए, वो कह रहा है मैं आपको 1 केजी दे रहा हूँ। एक्चुअल में वो 1 केजी आपको दे ही नहीं रहा, वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम आपको दे रहा है। तो बेटा सीपी आपका कितना है, 900 बना, और एसपी कितना बचा, वो जो आपको दे रहा है 1 ग्राम है, ठीक, मतलब एसपी जिसको हम क्या बोलते हैं 1 केजी को, तो ये दे रहा है। अब बताइए तो उसको प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं यहाँ पर, तो प्रॉफिट कितना बना इसका, एसपी माइनस सीपी, तो भैया 1000 माइनस 900, तो पी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट उसका बेटा 100 हो जाएगा। और आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट बेटा आपका 100 है, सीपी कितना 900 गुणे 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, तो बेटा 100 बटे कितना बचा, 9 बचा, 9 का भाग दे देता हूँ 100 में, 11 नहीं है कितना होता है 99, 9 कम 9 कम 9, फिर आपका 10 बन जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, तो आपका 11.11% कहाँ पर लिखा हुआ, बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। तो भैया आपका सीपी आपसे पूछा था, तो उसने कहा था लाभ या हानि होगा, तो बेटा उसको क्या होगा, लाभ होगा। प्रॉफिट को बेटा क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट को बेटा क्या बोलते हैं, लाभ। तो आपसे पूछ रहा था लाभ या हानि, तो सबसे पहले आपको क्या बताना था, लाभ कितना होगा वो बता दिया, और हानि कितनी थी, तो हानि कुछ होगा नहीं जब लाभ आपको मिल रहा है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना सीपी क्या था, एसपी क्या था। प्रॉफिट होने के लिए एसपी माइनस सीपी घटा देते, जब कोई चीज़ लॉस होती है तो सीपी माइनस हम क्या कर देते हैं एसपी। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, फार्मूला होता है सीपी अपॉन आपको प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 100। अगर लॉस निकालना होता तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की आप बात करना है, क्या कह रहा है, यदि 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना निकल कर आएगा। तो क्या लिखा है, 2170 वस्तुओं क्रय मूल्य का बेटा क्या बोलते हैं सीपी, कह रहा 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, तो बेटा सीपी अपॉन अगर हम एसपी लिख रहे हैं इधर आ गया, तो 1736 बटे 2170, ठीक है। अब दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 1 17 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, और 2 1 कम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 1085 हो गया। तो सीपी हमारा 868 हो गया एसपी। अब सीधी सी बात है, सीपी छोटा है और एसपी बड़ा है, क्योंकि आपको दिख रहा 868 है। उसने पूछा था लाभ बेटा निकालने के लिए मैंने पहले भी बोल रखा है आपको, एसपी माइनस क्या होता है सीपी होता है। एसपी कितना है 1085 है आपका, और ये 800 कितना है 68 है, ठीक। घटा देंगे, 15 में 8 के कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 में 6 गए 1 आ जाएगा, और 7 में 6 गए 1 आ जाएगा, और यहाँ 10 में 8 के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 15 में 8 गए 7 आ जाएगा, यहाँ 7 में 6 गए 1 आ जाएगा, और यहाँ 10 में 8 गए 2, तो लाभ कितना हो गया आपका 217 आ गया। अब उसने क्या पूछा था प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो प्रॉफिट 217, सीपी कितना है 868 है, मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। और ये ध्यान देना यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर लिखा, इसका मतलब है भाग पूरा का पूरा जा रहा होगा। अब इसको हम देखते हैं 4 के टेबल में देखते हैं, 4 7 28 हो गया, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8। तो बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार में, एक बार में, ये 4 बार में, और 4 के पार्ट इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितनी बार में जाएगा 25 बार में। तो बेटा आंसर क्या हो गया, तो कितना परसेंट है 25% आपका लाभ उसको मिलने वाला है। तो डी ऑप्शन आपका हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक।
एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20% की कीमत छूट के बाद, एक घड़ी विक्रेता, एक दुकानदार है जो घड़ी बेच रहा है, उसने कहा था पहली बार उसने डिस्काउंट कितना दे रहा, 15% का, दूसरी बार डिस्काउंट कितना दे रहा, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब वो कह रहा है कीमत छूट के बाद, वो छूट के बाद वो घड़ी कितने रुपए की दे रहा है, 45,220 रुपए में घड़ियां बेचता है। तो कह रहा अंकित मूल्य क्या होगा। तो बेटा जब भी अंकित मूल्य होगा, बेच कितने का रहा अंकित मूल्य, आपसे जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, भैया 45,000 इतने का बेच रहा है, भाई डिस्काउंट कितनी में दे रहा है वो 100 में, तो 100 में अगर 15% डिस्काउंट हटा देगा तो कितना आ जाएगा, 85, और 100 में 20% चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 80। अब आप इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना है तो एक जीरो से हमने यहाँ जीरो उड़ा दिए, ठीक। अब इसको देखना है, अब सुनते जाना है, 4 की पहाड़ी में कितनी बार जाएंगे, 25 चौको 100 होता है, 4 दूनी 8 होता है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने। इसको मैं देखता हूँ, इसकी बात करता हूँ, 20 पंचे 100 होता है, ये कितनी बार में गया, 17 बार में गया, और एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है, कोई दशमलव लगाने से मतलब क्या होगा, भाग पूरा का पूरा बेटा जा रहा होगा। 17 की पहाड़ी से इसको देखता हूँ क्या बचेगा, फिर उसकी कहानी देखते हैं। तो ये अगर 2 के पहाड़ी से इसको देख रहा हूँ तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा। अब 17 का टेबल देखता हूँ, 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34, 34 10 44, 44, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 आएगा तो 112 बन जाएगा, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102, और आपके पास कितना था, 112 था, तो आपके पास कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, अब 25 दाम कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो बेटा ये जीरो ये आ गया, 25 छक्का 150 हो गया, अब 25 छक्का 150 डबल जीरो हर जगह है, जीरो ये लिख लिया, 25 छक्का 150 15 हो गया, 25 छक्का 150, 15 कितना हो जाता है, 165 हो जाता है, 165 होगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब इतना ही गुणा कराने पर, मैंने पूरा गुणा नहीं कराया, मुझे 500 दिख रहा है, 500 कहीं ऑप्शन पर है, इसमें नहीं है 500, ना इसमें है ना इसमें है, तो मेरा कौन सा आंसर बन गया, अगर इसको गुणा करा लोगे तो 66,000 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो कभी कभी हमें ऑप्शन के द्वारा हेल्प मिल जाती है, तो जो भी होता पूरा गुणा करवाएं तभी आपका आंसर मिले, ठीक है। तो आपको कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि जब पढ़ाते हैं हम लोग तो कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक में क्या हो जाता है, कभी कभी गुणा का मल्टीप्लिकेशन जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, जोड़ना घटाना, गुणा भाग किसको नहीं आता, हर बच्चे को बेटा गुणा जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है। तो जब जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है तो कभी कभी क्या होती है, हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, तो फिर हम उसको ठीक करते हैं, उस चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो होता है हमसे जल्दबाजी में, हम जल्दी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को निगेटिव नहीं लेना होता है कि सर का मल्टीप्लाई अगर गलत हो गया तो सर को कुछ दिक्कत आ रही है मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये निगेटिविटी आपको नहीं लेना, आपको पॉजिटिविटी लेना, ये तो सिली मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें सलमान ने, अब इसकी अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, तो सलमान ने क्या कहा, 2,000 रुपए शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया। सलमान ने कितने का दिया, 2,000 रुपए शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया। 3,000 रुपए आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उसी ब्याज दर पर दिए, और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 390 रुपए पाता 390 रुपए पाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। अब ये बताओ पहले कौन सी ब्याज दिया गया आपको, बेटा हमको साधारण ब्याज दिया गया, और साधारण ब्याज का एसआई का फार्मूला बेटा क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन दर गुणे समय बटे 100, ये बेटा आपका फार्मूला होता है, मूलधन दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए का ब्याज कुल दोनों रूप में पाता है, कुल ब्याज 390 रुपए पाता है, 2,000 रुपए था, 2,000 रुपए लिख लिया, 2 वर्ष के लिए था टाइम, तो 8 तो दिया नहीं, मैंने 8 वैसे लिख लिया, 3 बटे बेटा कितना हो गया, 100 हो गया। अब अगले क्वेश्चन उसने 3,000 रुपए की बात कर रहा, 3,000 रुपए 3 वर्ष के लिए, ब्याज दर वही है, क्या साधारण ब्याज, उसी ब्याज दर पर, क्या कह रहा है, उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर क्या रहेगी, समान रहेगी,
बटे 100। कितने रुपए ब्याज को आता है? 390 रुपए दोनों को मिला के। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो ये दो जीरो मैंने उड़ा दिए। अगर मैं इन दोनों जीरो को यहां से उड़ा देता हूं, ठीक, तो ये बताओ पहले यहां से कितना हो जाएगा? आर, यहां से आर को मैं बाहर कर लेता हूँ, 20 तक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ 30 तक 90 हो जाएगा। दोनों से मैंने आर कॉमन ले लिया, 390 हो जाएगा। और 90 और 60 कितना हो जाएगा? 20 तक 60 हो जाएगा। और यहाँ से हटा देते हैं तो 30 तक 90 हो जाएगा। 90 60 कितना हो गया? 150 हो जाएगा। कितना था? यहाँ 2000 रुपये था, यहाँ 3000 रुपये था। ठीक है, 2 वर्ष के लिए था, बिल्कुल दोनों में 3, अच्छा पहले वाले में ठीक है। यहाँ बेटा 2 वर्ष के लिए था, जहाँ हमने 3 वर्ष कर लिए थे। कितने वर्ष के लिए था? 2 वर्ष के लिए था। तो यहाँ भी दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ भी दूनी कितना हो जाएगा? 40। 9 और 40 कितना हो गया? 130। आर बराबर 390, तो जीरो से जीरो खत्म हो गया। और आर बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 39/13, तो बराबर कितना आएगा? 3। तो ब्याज दर बेटा कितने परसेंट हो जाएगी? 3%। कहीं 3% है बेटा, ए नंबर पर है, ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 3% हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। कह रहा है कि 9% साधारण ब्याज पर, ये भाई साहब है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो है 9% साधारण ब्याज एक्स को, एक दूसरा बंदा है एक्स है, को 25,800 रुपए का एक हिस्सा उधार देता है। कह रहा है कि ए भाई साहब है, उसके पास कितने रुपए हैं? 25,800 रुपए था। उसने कहा 9% ब्याज पर उसने कुछ रुपए दे दिए, ये नहीं बताया कि कितने रुपए दिए, उसने कुछ रुपए किसको दे दिया? एक्स वाई का उधार। शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार दे देता है। कह रहा जो शेष हिस्सा बचा, पहले कुछ दिया, ये नहीं बताया कितना दिया। उसने कहा कि जो हिस्सा बचा हुआ है वो सारा का सारा हिस्सा किसको दे दिया? वाई को दे दिया, 5% के साधारण ब्याज पर। 4 वर्षों बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्षों बाद उसे कुल मिलाकर 33,540 रुपए की राशि प्राप्त होती है। कितने की राशि प्राप्त होती है? 33,540 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो वाई को कितनी राशि उधार दी गई है? भैया पहले अमाउंट कितना था? 25,800 का था। ये अमाउंट कितना बन गया? 33,540। तो भैया ब्याज कितनी होगी? तो ऐसा ही पहले देख लेता हूँ, 33,540 माइनस 25,800। तो पहले मुझे ये तो पता चल जाए कि 4 वर्ष में ब्याज कितना पाया है। तो ये 0 रहा, ये 40 रहा, 15 में 8 गए 7 हो गया, यहाँ 12, 12 5 गए 7। तो ब्याज कितनी पाया है? 7,740 रुपये ब्याज पाया है, 4 वर्षों में पाया है। ठीक, अब मैं यहां मान लेता हूं, माना अब साधारण ब्याज पर एक्स को कुछ रुपए, तो माना एक्स को P रुपए दिए जाते हैं। हमने कितना मान लिया? एक्स को P रुपए दिए जाते हैं। तो बताओ वाई को रुपए, वाई को बेटा प्राप्त रुपए कितने हो जाएंगे? पहले टोटल कितना था उसके पास अमाउंट? 25,800 माइनस P। ठीक, ठीक, 25,800 माइनस P। अब उसने हमने दोनों कर लिया। अब सिंपल साधारण ब्याज की बात चल रही है, तो बताओ तो मूलधन कितना है उसके पास? P रुपए है। मूलधन दर, इसको ऊपर से कर लेते हैं, तो बताओ मूलधन कितना है? P कितने परसेंट में दे रहा है? 9% पर। टाइम कितने का ले रहा है? 4 वर्ष का। PRT/100। दूसरे में क्या कितना पैसा लिया है? 25,800 माइनस P, कितने का ब्याज परसेंट पर लिया है? 5% पर। कितने वर्ष का? 4 वर्ष, बटे 100
बराबर कितने रुपए का ब्याज पा रहा है? 7,740 रुपए उसको मिलेंगे। कितना मिला है? 7,440 का। अगर 7,440 7,740 का अगर हम इसकी बात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? मुझे 4/100 कॉमन दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 4/100। 4/4 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 9p हो जाएगा प्लस 5 का गुणा कराता हूँ, 5 0 0 5 0 0 5 8 40, 5 5 बचा 25, 4 29, 5 9 10 2 12, 5p बराबर 7740। अगर हम 4 एकम 4, 3 7 4 9 36, 4 3 12, हम 4 से मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो 5p में 9p चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ? 4p अपॉन कितना बचेगा? 100। 4p अपॉन कितना बचेगा? 100। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा p को बाहर ना करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन क्या लिख देता हूँ? 100। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4p आ जाएगा प्लस 12,900। तो आपके पास 1,29,000, और जब 4 से भाग दिया था तो 4 एकम 4, 4 3 7 37, 4 9 36, 4 3 12, 2 14, 4 5 20, कैंची गुणा करा दीजिए। 4p प्लस 1,29,000, 1,29,000 बराबर 100 का ये गुणा हो जाएगा 193500। तो 4p बराबर 193500 माइनस 1,29,000 घटा देता हूँ। बताइए, तो ये 2 0 तो ऐसे रहे, 5 हो गया। अब यहाँ 13 13 में 9 गए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 8, और यहाँ 12, यहाँ कितना आ जाए? 18 12 गए 6 आ जाएगा। और 4 के पहाड़े से इसको क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। तो p का मान कितना आ जाएगा? तो p का मान, तो यहाँ p का 4 एकम 4, 4 2 24, 4 1 4 6 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4 10, 4 2 8, 4 5 20। तो बेटा p का मान कितना आ चुका है आपके पास? 16,125। तो आपसे क्या पूछा था? y बराबर क्या था? 25,800 माइनस 16,125। अगर मैं इसको घटा देता हूँ, तो 10 में 5 गए 5 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 9 9 में 2 गए 7 आ जाएगा। 75 कहीं दिख रहा है? हर एक ऑप्शन 75 दिख रहा है। अब यहाँ 8 8 में 1 गए कितना? यहाँ 1 10 7 7 में 1 गए 6 आ जाएगा, 675। और 675 बेटा देखो कितनी जगह मिल रहा है? यहाँ 675 है, 575 है, 775 है, 875 है। 675 आपको कौन सा ऑप्शन हो गया? डी नंबर। बाकी घटाएंगे तो 9 हो जाए 600 क्या मिल जाएगा? 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ 14 नंबर का। कह रहा है अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से, कितने परसेंट की दर से? 4% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना? 24 रुपए है। तो मूल राशि क्या होगी? तो बेटा जब भी अंतर का अंतर को हम किससे बता सकते हैं? डी। फार्मूला होता है पी r/100 के पावर बेटा n होता है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जब भी अंतर आपको देगा, तो अंतर कितने का बेटा? 24 का है। मूलधन ये r का मान 4/100 और n का मान कितने वर्षों के लिए दे रखा? 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष। 24p 4 के पहाड़े में कितनी बार हो जाएगा ये? 4 एकम 4, 25 को 100 होल स्क्वायर। तो बताओ, तो 24p गुणे 1 और 25 के स्क्वायर बेटा 625 होता है। तो p बराबर 625 गुणे 24। तो 24 पंचे बेटा 120 होता है। 24 पंचे कितना होता है बेटा? 120 होता है। यहाँ से कितने लगेंगे? 12। 24 दूनी 48, 48 12 कितना होता है बेटा? 60 होता है। यहाँ से कितने लगेंगे? 6।
24 छक्के 44, 44 छः कितना होता है 150। कहीं है 15,000 रुपये, बिल्कुल है। तो बेटा आपकी मूल राशि कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपये मूल राशि आपकी हो जाएगी। अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मतलब CI माइनस SI का आपसे ये पूछा गया है सवाल का। ठीक, तो साधारण ब्याज क्या होता है? SI क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 2,000। R का मान कितना है? 10 और T 3 वर्ष के लिए बटे 100। बीच दाम 200, 203, SI कितना आ गया? 600 आ गया। ठीक, SI 600 आ चुका है। अब आप मुझे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, 10% चाहिए। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 बटे बेटा 100 लिख सकता हूँ। 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अगर आपका 1/10 की बात चल रही है, अगर 1/10 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपये में उसको 1 रुपये का फायदा है। तो ये 10 अनुपात कितना बन जाएगा? 11। कितने वर्ष के लिए चाहिए था? 3 वर्ष के लिए। 10 के पावर 3, 11 के पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 1,000। ये कितना हो जाएगा? 1331। दोनों में अंतर कितने का है? 331 का अंतर है। कितने का अंतर है? अब ये बताओ, पहले जब कोई चीज 1,000 की थी, मुझे इसको कितना बनाना है? उसको 2,000 रुपये बनाना है। और 2,000 बनाने के लिए उसको बनाने के लिए मुझे कितने गुणा कराना पड़ेगा? 2 का। तब ये 1,000 में 2 का गुणा। इसी प्रकार इसमें भी मुझे कितने गुणा कराना होगा? 2 का। 2 1 कम 2, 2 3 6। तो बेटा ये CI निकल के आपका आ गया। कितना आ गया? CI निकल के आ गया। CI 662 है। SI तो आपसे जो पूछा गया था CI माइनस SI, तो 662 माइनस 600 कितना आ गया? 62 आ गया। तो आपसे पूछा था उनके बीच का अंतर कितने का है? 62 रुपये का अंतर है दोनों के बीच का। तो सबसे पहले मैंने साधारण ब्याज निकाल लिया, यहाँ से SI निकाल लिया। फिर यहाँ से मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 662 आ गया। दोनों को हटा दिया तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? 62 निकल कर आपका आ जाएगा। 16 नंबर का सवाल की बात कर रहा हूँ। कह रहे ABC ने 5,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। ABC ने क्या किया? A, B तथा C ने 5,000 रुपये का इकाई दाई सेकंड, तो A, B तथा C ने 50,000 रुपये, सॉरी 5,000 नहीं 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। B ने C की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा A ने B की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। ठीक है, यदि कुल लाभ 10,000 रुपये था तो लाभ में A का हिस्सा कितना था? तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ में A का हिस्सा कितना रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या कहा? B ने C की तुलना में, तो मैं मान लेता हूं, माना C ने X रुपए में, C ने X रुपए दिए, हम C को क्या मान लेते? X रुपए। तो B क्या कह रहा है? B भाई साहब कह रहा है कि B की तुलना C की तुलना में 6,000 अधिक दिए, तो X प्लस कितना हो गया? 6,000। और A भाई साहब क्या कह रहे हैं कि B की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। तो ये तो भैया B की तुलना थी, B की तुलना में 2,000 अधिक रुपए दिए। तो A का मान कितना हो गया? 8,000 हो गया। अब बताओ, तीनों ने कुल मिला कितने रुपए का कारोबार किया? 50,000 रुपए का कारोबार किया। तीनों ने मिलकर कितने का कारोबार किया? 50,000 रुपए का। तो तीनों को जोड़ लेता हूँ। ये C का हो गया, पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल, ये से स्टार्ट करते हैं। बताओ A ने कितना लिया? X प्लस 8,000। B ने कितना लिया? X प्लस 6,000 प्लस C का कितना है? X है। कितने रुपए खर्च किए? 50,000। अब 3x हो गया, 8 से 14,000 हो गया बराबर 50,000। तो बताओ 3x बराबर 50,000 माइनस 14,000
कितना बचेगा 50 बेटा 14 चले जाए कितना बचेगा 36,000 बचेगा। 36,000 एक्स बराबर बेटा कितना आ जाएगा 12,000 आपको मिल जाएगा। तो ये 3 से क्या कर दिया मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अब कितना एक्स का मान आ जाएगा 12,000। तो बताओ भैया ए ने कितना रुपए खर्च किए, बी ने कितने खर्च किए और सी ने खर्च कितने किए। तो सी का तो भाई सीधे से बात है कि 12,000 रुपए खर्च किए हैं उसने। बी क्या कह रहा था कि जितने खर्च किए 6,000 रुपए अधिक खर्च किए हैं। तो 12 और 6 कितना मिलकर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका 18,000 हो जाएगा। और ए ने कितने रुपए खर्च किए x प्लस 8,000। तो 12 वो था 8 वो था कितने हो गया 20,000 हो गया यहाँ पर उसका 20,000। अब इन डेसिमल से हमने 3 ये 0 हटा दिया 1 2 3 यहाँ से हटा दिए 3 यहाँ से। तो अनुपात बेटा कितना होगा 20 अनुपात 18 अनुपात 12। अब आपका अनुपात ये आ चुका है। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं ठीक। अब उसने क्या कहा 10,000 रुपए तो लाभ में था 10,000 रुपए लाभ था। ए का हिस्सा ए बेटा कितना है 20 है गुणे 20 ये 20 हो गया बट टोटल कितना 20 18 कितने होता है 20 18 8 12 50 होता है बेटा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो 5 के टेबल में कितनी बार हो जाएगा 5 दूनी 10 ये 2,000 हो जाएगा गुणे 2 कितना हो जाएगा 4,000। तो बेटा आपको कितना उसने प्राप्त किया हो। तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था लाभ में बेटा आपका ए का हिस्सा कितना था 4,000 रुपए आपको प्राप्त हुई। तो 4,000 कहां पर आपका डी ऑप्शन पर 4,000 दिया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की औसत एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की औसत कितना है 24.85 24.85 रन प्रति विकेट थी। एक मैच में उसने 52 रन में 5 विकेट लेकर अपना औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम कर लिया। तो इस मैच के बाद उसकी कितनी विकेट थी। तो उसने प्रारंभ में तो विकेट बताया नहीं था तो मैं मान लेता हूं कि माना प्रारंभ में विकेटों की संख्या क्या है x है ठीक। तो बताइए और कुल रन कितने हो जाएंगे उसके पास। तो भैया जो औसत दिया गया था तो 24.85 x ये बेटा रनों की संख्या हो गई। रन कितने हो गए इसके पास तो यहाँ पे लिख देता हूं रनों की संख्या ठीक। अब इसके बाद मैच हुआ एक मैच में उसने कितने रन लिए 52 रन। तो भैया जब 52 रन लिए तो इसी में रन में ऐड हो जाएगा प्लस 52 रन बटे पहले कितने विकेट थे x। अब विकेटों की संख्या कितनी हो गई 5 बराबर उसने क्या कहा औसत प्रति विकेट क्या हो गया कम कर लिया। पहले औसत इतना था अब औसत कितना हो गया 24.85 माइनस अब इतना औसत क्या हो गया उसका कम हो गया है। तो कह रहा विकेट कितनी होंगी। इसको सॉल्व करेंगे 24.85 x प्लस 52 अपॉन x प्लस 5। अगर इसको घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मुझे 85 यहाँ से मुझे मिल जाएगा 24 आ जाएगा। इसका कैंची गुणा करा देंगे तो 24.85 x प्लस 52 बराबर 24 और x प्लस 5। तो 24.85 x प्लस 52 24x 24 पंचे कितना होगा 120। इसको इधर भेज देता हूँ 24.85 x माइनस 24x बराबर 120 माइनस 52 कैंसिल आउट हो जाएगा घटा देंगे तो 0.85 x बराबर 10 में 2 गए 10 में 2 गए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 11 11 5 गए 68 आ जाएगा। तो x बराबर 68 अपॉन 0.85। तो बेटा अगर 68 इसका दशमलव हटा दूंगा
85 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको देखता हूँ 5 के टेबल में कितनी बार में जाएगा 20, ये 17 बार, 17 के बार में कितनी बार में जाएगा 4 बार, और 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। और आपसे क्या पूछ रखा था कुल कितने विकेटें थी। अगर वो विकेटों की संख्या पूछ रखा है, किसकी संख्या पूछ रखा है, विकेटों की संख्या पूछ रखा है, तो आपके पास बताइए विकेटों की संख्या। अगर विकेटों की संख्या की अगर बात चल रही है, अगर विकेटों की संख्या बेटा कितनी थी, तो पहले 80 थी। अब आपने कितना एक्स का मान ले लिया 80, उस विकेट मैच हुआ तो 5 विकेट और लिए गए थे, तो विकेटों की संख्या मैच के बाद कितनी हो जाएंगी बेटा 85 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो आपके पास हमने पूछा था विकेटों की संख्या कितनी हो गई, तो 85 हो जाएगा आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च, पहले 3 महीने का खर्च कितना था, मासिक औसत खर्च 720 रुपए था। तो पहले 3 महीने का खर्च हम लिख लेते हैं। पहले 3 महीनों का खर्च, 3 महीनों खर्च बात करते हो 720 गुणे कितना हो जाएगा 3 जी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 360। अगले 4 महीने का, अगले 4 महीनों का खर्च, अगले 4 महीनों का जो बेटा खर्च था कितना था, अगले 4 महीनों का खर्च 695 रुपए। तो 695 गुणे 4, 4 पंचे 20 और 4 में 36, 2 38, 4 24, 3 2780 रुपए। अब इसके बाद अंतिम 5 महीनों का खर्च, अंतिम 5 महीनों खर्च कितना दिया गया 732। तो 732 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16 और 5 सते 35, 3660। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत कितनी दी गई थी, कुल इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपए बचा हुआ है, तो उसे कुल बचत कितना बता रहा है 1632। तो अगर मैं कहूँ कुल कितने रुपए हो जाए, कुल कितने रुपए आपने खर्च किए, कुल रुपए की बात कर रहा हूँ तो सबको मैं जोड़ दूँ कितना कहाँ खर्च हुआ है 2160 प्लस 2780 प्लस 3660 प्लस 1632, इतना रुपए उसने खर्च किए हैं एक साल पर इसका था। इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, अगर हम बात करते हैं इनके जोड़ने की, तो 2, ये पहला क्या हो गया 2 हो गया, 6 8 6 कितने हो गए 6 8 6 14, 14 6 20, अब 20 और 20 से 3 कितने हो गए 23, हासिल कितने लगे 2 लगे। अब आता है 6 और 7 6 कितना हो गया 13, 13 2 15, अब 15 6 21, हाँ 21 2 हासिल लगे 23, हासिल कितने लगे 2 लगे, 3 2 5 1 6 2 8, कुल रुपए कितना हुआ 8332 रुपए। उसने क्या पूछा, तो परिवार का औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें। तो भैया 12 से मासिक पूछ रहा है, तो कुल खर्च आपका औसत क्या हो जाएगा, मासिक पूछ रखा है 8332 में 12 से भाग दे देंगे, तो 12 छंग कितना हो जाएगा 12 संग 12 सत्ते 84, एक बार मल्टीप्लाई कर 3 जी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 हो गए, 4 9 36 2 38, 4 24 3 27, 5 दूनी 10, 5 30, 5 दूनी 10, 5 ते 15 1 16, 5 35 36 1632। अगर इन सबको जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, अगर जोड़ने की बात चल रही है तो 2 और यहाँ पे 0 0 2 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 3 के 2160 था, यहाँ पे हमने एक छोड़ गए थे, तो हमने यहाँ पे 2160 कर लिया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 10,200 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, 12 से भाग दे देंगे। अगर 12 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 8 कितना होता है 12 8 आपका क्या होता है 96 हो जाता है।
96 4 60 63 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब आपका इसके बाद करते हैं, 12 दूनी कितना हो जाएगा, अब बांटते हैं 36, ठीक है। तो 12 96 4 60 डेसिमल पे देखते हैं, 12 96 96 4 2 63 हो गया, 12 पंचा 32 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24, तो बाद कुछ आएगा अप्रोक्सीमेशन का, तो ओवर हम किसकी बात कर लेंगे 8 से 53, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 853 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काम को 50 दिन में कर सकता है। एक काम करने की कैपेसिटी कितनी है बेटा, 50 दिन की है। बी के काम करने की अकेला कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। तो अगर हम इन दोनों को क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 और 40 का बेटा एलसीएम कितना हो जाता है, 50 40 का आपका हो जाएगा, तो 5 को 20 200 हो जाएगा, एलसीएम 200 हो जाएगा। तो इसके कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसके 4 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। अब उसने क्या किया कि ए के द्वारा आरंभ किए जाने के 20 दिनों बाद उसमें शामिल हुआ। तो भैया ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट की है। तो 4 यूनिट के कितने दिन काम किया ए ने, 4 यूनिट के साथ 20 दिन काम किया, तो कितना हो गया, 20 चौक कितना हो गया, 80 हो गया। तो 200 मिनट में 80 मिनट तो ए ने अकेले काम कर दिया। तो बी के लिए कितना काम बचेगा, बी के लिए 200 माइनस 80 कितना आ जाएगा आपके पास, 120 आया। 120 का आपके पास एक काम बचा, और उसमें तो इसके बाद बी शामिल हो जाता है। जब बेटा बी शामिल हो गया, जब बी शामिल हुआ तो आपको ये बताना बी शामिल हो तो बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है। यहाँ के बाद पहले इसको हटा देता हूँ, काम कितना बचा, शेष आपके पास जो काम बचा था, शेष काम इतना बचा। अब यहाँ ए के साथ कौन हो गया सम्मिलित, ए प्लस बी दोनों शामिल हो गए। तो यहाँ 4 प्लस कितना हो गया 5, कितने यूनिट काम हो गए 9। अगर दिन की बात, तो अगर 120 में अगर मैं 9 को डे की बात कर रहा हूँ तो 120/9, 9 1 कम 9, 9 3 12 30 हो गया, 9 30 27 3 13.33। ए ने अकेले 20 दिन काम किया था, तो उसने कहा तो कुल कितने दिनों में, तो 20 प्लस 13.33 33.33 दिन काम किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था 20 दिनों बाद उससे शामिल हुआ तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो आपका जो काम होगा वो 33.33 दिन में क्या होगा, काम कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर के क्वेश्चन की बात चल रही है। 20वां नंबर क्या कह रहा है, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। जबकि एक साथ कार्य करना शुरू करते, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़कर चली जाती है। स्तर कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि मान स्तर x दिन में कार्य करता है, कितने दिन, x दिन में। तो मैं 1 दिन का बात कर लेता हूँ, ये 12 दिन की बात करें, कितने दिन पहले काम छोड़ देते, 4 दिन पहले काम, तो x - 4/12 हो जाएगा, प्लस स्तर कितने दिन, तो x - 4/12 हो गया। अब यहाँ की बात चल रहा है कि अब इसके बाद 20 दिन लगते हैं, तो x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 दिन की बात चल रही है, अगर 1 दिन की बात चल रही तो 12 20 पे कितना हो जाएगा एलसीएम, अगर 20 दूनी 40 20 23 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 5x - 4 हो जाएगा, 20 23 60 3x हो जाएगा बराबर 1। तो 5x 5 चौको 20 प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 60। 5 में 3 कितना होगा 8x - 20 बराबर 60। तो 8x बराबर 60 प्लस 20, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। x बराबर बेटा कितना हो जाएगा 10। तो आपसे पूछा गया था स्तर कितने दिन में कार्य कर सकता है, तो स्तर बेटा आपको कितने दिन में काम कर सकता है, तो 10 दिन में आपका काम कर सकता है। ठीक, अब 21वां नंबर की सवाल की बात चल रही है। देखिएगा, एक रेलगाड़ी 9 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहे एक दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई की अगर बात चल रही है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मैंने मान लिया, मान रेलगाड़ी की लंबाई
रेलगाड़ी की लंबाई हमने कितना मान लिया x है, और रेलगाड़ी की स्पीड क्या रही होगी जब चल रही थी, और रेलगाड़ी की स्पीड, स्पीड का मतलब बेटा क्या होता है चाल हमने मान लिया v। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, चाल क्या है हमारे पास v दिया गया है। अब ये बताओ, पहले ये था, अब वो चलना स्टार्ट किया, तो एक बताइए चाल बराबर बेटा क्या होता है दूरी बटे समय। तो रेलगाड़ी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर बेटा आपकी क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक, दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। रेलगाड़ी की लंबाई है वो x है, वो लंबाई की दूरी का मतलब वो दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ दूरी, मतलब दूरी से मान के चल रहे हैं, तो मुझे बताओ, ये बताओ भाई दूरी की बात चल रही है, दूरी हम कितना मान के चल रहे थे x बराबर, दूरी हमने x मान रखा था, चाल क्या था b था। अब दोनों एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जाती है तो चाल क्या होती है आपस में घट जाती है, तो चाल क्या होती, उसने कहा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखा है 40 सेकंड में, तो भैया किलोमीटर को मीटर तो सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हमें क्या करना होता था 5/18 का गुणा कराना होता था। ये चाल होगी, समय कितना आपको दिया गया 40 दिया गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरी दूरी, ये तो पहले व्यक्ति के लिए है, पहले व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए दूरी x बराबर b माइनस कितने के हिसाब चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 6 गुणे 5/18 और कितना टाइम ले रहा था 30 ले रखा है। अब दोनों की दूरी आपस में कैसे कर देता हूं बराबर, तो b माइनस 9 गुणे 5/18 40, b माइनस 6 गुणे 5/18 गुणे 30। ठीक, तो हमने क्या करे बराबर, तो 1 0 इससे काट दिया, 1 0 इसका यहां से हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो b माइनस कितना हो गया 5/2। चलो, और यह कितना हो गया 6 × 18 5/3, और यहाँ कितना आ गया 3, गुणा करवा दो, तो 4b 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये बराबर ये 3b माइनस 5 हो जाएगा, तो 4b माइनस 3b 10 माइनस 5, तो b 5 है, किस स्पीड से चल रही 5। आपसे क्या पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई, मुझे ट्रेन की स्पीड पर चल रही b बराबर 5 आ गया, तो किसी भी जगह पे मैं मान रख सकता हूं, कोई भी मान मैं ले सकता हूं। अब देखना अगले पेज पे कर रहा हूं, b बराबर x बराबर क्या लिखा था, किसी भी क्वेश्चन पे लिखा था x बराबर आपने क्या लिखा था b माइनस 9 गुणे 5/18, और यहाँ क्या लिख रखा है 40, b का मान कितना ले आए 5 माइनस, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 9 9 दूनी 18 5/2, या बाहर कितना है 40 है, तो x बराबर 2 पंचे 10, 2 पंच 10 में 5 गए 5, 5/2 गुणे 40, कितनी बार में गया 20 बार में, 20 दूनी 40 20 पंचे 100, x बराबर कितना आ गया आपको। तो अगर आपसे पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 100 मीटर की थी। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है बेटा वो आपकी 100 मीटर है। आपसे एक सवाल कह रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी
इस जैसे अभी हमने ट्रेनिंग्स का करवाया सवाल, उसी प्रकार इस सवाल को भी करना है। जैसे में 22वां नंबर का सवाल, जैसे अभी हमने जैसे सवाल करवाए ना आपको 21वां नंबर का सवाल, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसमें आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर आपको बताना है। आपको चैनल पर जाके इसका आंसर लिखेंगे, बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसका आंसर ये है। तो इससे हमको आपकी फीडबैक द्वारा हमारा क्या होता है, पॉजिटिविटी मिलती है कि आप लोगों ने हमारा चैनल को देख रहे हैं, आप उसके बारे में। तो आपका जो भी इसका आंसर है इस क्वेश्चन का कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें, क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को लाइक करवाइए, सब्सक्राइबर करवाइए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आता है 23-24 नंबर को, कह रहा है तालिका का अध्ययन करें और दिए गए, कह रहा तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। लगातार 4 वर्षों में अलग अलग कंपनियों में बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कपास कॉटन की साड़ियों की संख्या है। ये कितनी कंपनियां हैं बेटा? 5 कंपनियां हैं। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। बेटा 5 कंपनियां दी गई हैं, ए बी सी डी ई। और 2013 का ये है स्ट्रक्चर, 2014 का ये है, 2015 का ये है, 2016 का ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक, अब ये तो सबके नाम दिए गए। कह रहा 2013, 2014, 2015, 2013, 2014, 2015 तीनों में मिलाकर कंपनी ई द्वारा बेची जाने वाले कांचीपुरम सिल्क और कॉटन की साड़ियों की औसत संख्या क्या है? अब औसत संख्या पूछी गई है, कब किसकी? कंपनी ई की। कंपनी ई कहाँ? ये भैया कंपनी ई, ये कंपनी ई है। 2013, 2014, 2015 इतने की बात कर रखा है कंपनी ई की। अब कंपनी ई की औसत संख्या, तो बेटा औसत संख्या क्या हो जाती है? 23 नंबर का औसत संख्या। अगर हम औसत संख्या की बात करें तो तीनों को जोड़ लेते हैं। 1908 प्लस 1692 प्लस 2160, अब बटे कितना हो जाएगा? 3। अब बताइए 0, 0, 2 और 8, तो बेटा 0, 8 है तो कितना हो गया? 10। हासिल कितने लग गए बेटा? 1 हासिल लगा आपका। हासिल बेटा कितना लगा? 1 हासिल लिख देता हूँ। 6 दूसरे अंक का 6, 9, 6 कितना हो गया? 15। अब 15 और 0 कितना होता है? 15 रहेगा। 15 और 1 16, हासिल कितने लगेंगे? 1 ही रहेगा। अब तीसरे अंक में चलता हूँ। 1 और 6 कितने हो गए? 7 हो गए। और 7 और 9, 7, 16 और 1 17, हासिल कितने लगा रहा? 1 लगा रहा। 2, 1, 3, 4, 5 भाई 3 1 कम 3 2 5 27 3 27 3 2 6 0 1920। तो औसत संख्या कितने? 1920 बिल्कुल है। कहाँ है? सी ऑप्शन पर लिखा गया है कि आपकी औसत संख्या बेटा कितनी है? 1920 है। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर पर 24 नंबर क्या कहता है? अगर हम 24 नंबर की बात कर रहे हैं, अगर 2012 में कंपनी सी, किसकी बात अब कर रहा है? कंपनी सी के द्वारा बात कर रहा है, बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की संख्या 2013 और 2015 में उसी कंपनी द्वारा बेची गई, मतलब सी कंपनी द्वारा की औसत संख्या से 50% कम थी। अब कह रहा जो भी औसत संख्या निकाल के लाएंगे उसका 50% कम थी। 50% का मतलब कोई चीज़ 100 पर है, 50% कम भी कर दे रहे हैं तो बेटा 50% ही रहेगी। अगर कोई संख्या है 50% कम है तो भैया 100% 50% कम क्या होगा? 50% ही रहेगा। अब मुझे बताओ पहले 2013 सी कंपनी की बात कर रहा है। सी कंपनी कहाँ है? यहाँ। कब? 2013 2015। 2013 में 2508 है, 2015 में कितना? 2556 है। औसत पहले क्या निकालने जा रहा हूं मैं? औसत। अगर मैं औसत निकालने जा रहा हूं, औसत अगर औसत निकालने जा रहा हूं तो कितना है? 2508 है प्लस 2556 है। बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 6 कितने होते बेटा? 14 होते हैं। 8 और 6 कितने हो गए? 14। हासिल कितने लगा? 1। 5 और 0 कितना हो गया? 5 और 1 6 हो गया। अब 5 की बात कर रहा हूँ तो 5 5 5 कितना हो गया? 10। हासिल कितने लग गए बेटा? 1 लग गया। 2 2 4 और 5 बटे 2 कितना आ जाएगा? 25 दूना 50
32। कितना हो जाएगा 25 32 आ गया। अब उसने कहा औसत संख्या से 50% कम थी, तो इस संख्या का क्या मैं निकाल लूँगा 2532 का 50% निकाल लेना। 2532 का 50%, तो 2532 50/100। अब आपको पता है कि क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, तो 2 का भाग देना 2532/2, 2 का भाग दे दूंगा तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 5, तो छक्का 12, तो छक्का 12, 1266 रुपये। ठीक है, तो आपसे औसत संख्या पूछे थे तो कितना हो जाएगा 1266 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ, आखिरी क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है उसकी बात करता हूँ। कह रहा 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 140 सेंटीमीटर है और पाई का मान कह रहा 22/7 है। तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है और पाई का मान कितना है 22/7 है। अब बताओ गोले का तो त्रिज्या r बराबर कितना, त्रिज्या को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को बेटा अगर हम बात करते हैं त्रिज्या को बेटा किससे लेते हैं r से। r का मान कितना है 140 सेंटीमीटर और पाई का मान कितना दिखा गया है बेटा, आपको दिया गया 22/7 दिया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4πr², 4 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है बेटा आपके पास 140 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 22/7, 140 को मैं 2 बार लिख दूंगा, 140 गुणे 140, 7 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा 2 बार में 20 हो जाएगा, 22 तो कितना हो गया 88 गुणे 20 गुणे 140, गुणा कराना है, गुणा देखिए करवाते हैं पहले, तो ये 0 0 लिख लेता हूँ, 2 का पहाड़ा इसके घात के 2 8 16, 2 8 16, 1 17, 176 हो जाएगा गुणे 140, तो पहले 2 0 ये 2 0 लिख लिए, 14 75 14 84, 4 हर जगह दिख रहा है, यहाँ से कितने आ जाएंगे 8 आ जाएगा, 14 7 98, 98 200 106, कहीं है 6 वाला ऑप्शन बिल्कुल मिल रहा है, सब में ये 106 तो 10 हो जाएगा, 14 कम 14, 14 10 24, तो आपके पास कहीं है 2,46,400, 2,46,400 आपके पास कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर आपका आंसर लिखा गया है। तो आपसे पूछा था उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है 4πr² होता है, पाई का मान रख दिया आपने, r का मान रख दिया गया है 140 के स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे आपको आंसर कितना आ चुका है 2,46,400 रुपये आपका आंसर आ चुका है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, 25 क्वेश्चन आपके डिस्कशन हो चुके हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपके पास नए 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, काम करते हैं उस पर, आपका पूरी मैथ को कवर करते हैं। और हमने जैसे कहा था कि यूपीएसआई के लिए आपकी रीजनिंग की क्लास चालू लॉन्च हो गया है, बैच होने का मतलब है कि आपकी ऑनलाइन क्लास आपको मिलेंगी। इसके बाद हम अभी हिंदी के भी आपको लॉन्च करवा रहे हैं कि आपको सारा कुछ आपको यूट्यूब पर माध्यम पे आपको बेटा सब कुछ मिल जाए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर आपको मिल रहा है। तो आप चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए आप, और दूर दूर तक लोगों को पहुँचाइए बेटा। ओके, थैंक यू।